बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रोशा इंक टेस्ट। रोशा की इंक टेस्ट को हम एडमिनिस्टर किस तरह से करते हैं, इसकी स्कोरिंग, इसको हम इंटरप्रेट किस तरह से करते हैं, इसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी क्या होती है, ये सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको कुछ पिक्चर्स शो किए हैं जिसमें वाइट कलर के कार्ड्स हैं और उसके ऊपर इंक ब्लॉट्स की मदद से उन्होंने ना कुछ पेंटिंग्स की हुई हैं जिसको हम पेशेंट्स को दिखाते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग उसकी पर्सनैलिटी को असेस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले रोशा इंक टेस्ट का अल्टरनेटिव नेम। इसका अल्टरनेटिव नेम क्या होता है? दो इसके अल्टरनेटिव नेम है, रोशा इंक टेस्ट और रोशा इंक टेक्निक भी इसको कहा जाता है। इस टेस्ट का फाउंडर कौन है? इस टेस्ट का फाउंडर है एक स्विस साइकोलॉजिस्ट है जिसका नाम है हरमन रोशार्स। ठीक है, ये कौन किस तरह का टेस्ट है? ये प्रोजेक्टिव टाइप टेस्ट है, प्रोजेक्टिव साइकोलॉजिकल असेसमेंट और प्रोजेक्टिव साइकोलॉजिकल टेस्ट। प्रोजेक्टिव के नाम से आपको पता चला है क्योंकि प्रोजेक्टिव में ऐसे टाइप हमारे आते हैं जैसे कि इसमें हम डिटेल रिस्पॉन्स दे सकते हैं किसी चीज़ का। ठीक है, नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट में हम सिर्फ येस या नो में दे सकते हैं, लेकिन प्रोजेक्टिव टेस्ट ऐसे टाइप टेस्ट होते हैं जिसमें हम फ्रीली कुछ भी बोल सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने 2 वर्ड में ही आंसर करना है या 1 वर्ड में आंसर करना है। इस टेस्ट की एज लिमिट जो होती है वो 5 से अबव, 5 के ओवर 5 एज के बाद जितने भी एडल्ट हैं या जितने भी एज के लोग हैं उनके ऊपर ये टेस्ट हम एडमिनिस्टर करवा सकते हैं। इस टेस्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? उससे क्या, ये एक ऐसी असेसमेंट है जिसमें हम, असेसमेंट क्या होता है कि हम किसी पर्सन को असेस कर रहे हैं, उसकी थॉट्स, इमोशन, फीलिंग्स, उसकी कोई ऐसी चीज़ असेस कर रहे हैं जिसे हम ऑब्जेक्टिवली मेजर नहीं कर सकते। तो असेसमेंट में हम क्या करते हैं कि 10 इंक ब्लॉट पेज इमेजेस उसको दिखाते हैं, इंक ब्लॉट से बनी हुई होती हैं, एम्बिगियस पिक्चर्स होती हैं वो। एम्बिगियस का मतलब होता है कि जो चीज़ क्लियर ना हो। ठीक है, अब पीछे अभी आपको मैंने जब दिखाई है इंक ब्लॉट इमेजेस, वो क्लियर नहीं है, उसकी कोई फाइन एजेस नहीं है कि कौन सी लाइन कहाँ पर मैच हो रही है, जाके कोई इसके अंदर शेडिंग प्रोमिनेंट नहीं हो रही। ठीक है, तो इसमें एम्बिगियस इमेजेस होती हैं जो क्लियरली तौर पर उसे दिखाई नहीं दे रही होती। इस फिर ही तो हमें पता चलता है कि वो इस तस्वीर से क्या चीज़ डायग्नोस कर रहा है, क्या चीज़ इंटरप्रेट कर रहा है, और डिस्क्राइब करेगा वो हमें कि उसने हर तस्वीर में क्या चीज़ देखी। रोशा इंक ब्लॉट टेस्ट में हम पर्सन को वो 10 इंक ब्लॉट इमेजेस जो एम्बिगियस इमेजेस होती हैं उसे दिखाते हैं। फिर जो थेरेपिस्ट होता है उस पर्सन का जो जवाब आ रहा होता है ना उसको इंटरप्रेट करना स्टार्ट कर देता है। ये प्रोजेक्टिव टेस्ट हमारी कल्चर में बहुत ज़्यादा पॉपुलर समझा जाता है और इसको ये समझाता है पोर्ट्रेट एज अ व्यू। पोर्ट्रेट का मतलब है कि इससे हमें क्या चीज़ मिल रही है। ठीक है, पोर्ट्रेट का मतलब होता है ना, हम कहते हैं ना कि हम उसकी पिक्चर पोर्ट्रेट कर रहे हैं, कि आपको एक चीज़ दिखा रहे हैं। इस तरह हम किसी इंसान की पर्सनैलिटी को दिखा रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं कि हम पोर्ट्रेट कर रहे हैं किसी पर्सन के अनकॉन्शियस थॉट्स किस क्या हैं, उसकी मोटिव्स क्या हैं, उसकी डिज़ायर्स क्या हैं। ठीक है, क्योंकि अनकॉन्शियस थॉट्स हमारे हम किसी को ऐसे नहीं बता देते, वो हमें किसी के अंदर से निकलवाने पड़ते हैं बातों बातों में। ठीक है ना, और हमारी कोई डिज़ायर है जो पूरी नहीं हुई है, हमारी क्या मोटिव है किसी चीज़ के पीछे। हिस्ट्री क्या है रोशा इंक ब्लॉट टेस्ट की? रोशा जो था ना, इसकी बचपन में फेवरेट गेम थी क्लेक्सोग्राफी, जिसमें वो इंक प्लॉट्स के साथ ना स्टोरीज क्रिएट करता था और फिर उनके बारे में पोइम्स लिखता होता था। वो इस काम को बहुत ज़्यादा इंजॉय करता था, इस वजह से जो उसके फ्रेंड्स हैं ना, उसने उसका निक नेम क्लैक्स रख दिया था। क्लैक्स एक जर्मन का वर्ड है जिसका मीनिंग है इंक ब्लॉट। तो वो इंक ब्लॉट्स की मदद से जो है वो ग्राफ्स बनाता था, ड्राइंग्स करता था, इसलिए इसको क्लेक्सोग्राफी भी कहा जाता है। ठीक है, उसका इंटरेस्ट इंक ब्लॉट में बचपन में ही था, लेकिन वो ऐसा हुआ कि जब वो यंग भी हो गया ना तो उसका वो इंटरेस्ट ख़त्म नहीं हुआ बल्कि और ज़्यादा बढ़ गया। एक दफ़ा वो साइकेट्रिक हॉस्पिटल में काम कर रहा था, वहाँ पे रोशा ने नोटिस किया कि जो शीज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स होते हैं ना, वो प्लॉट्स जो इनके ब्लॉट्स होते हैं ना उन पर डिफरेंट किस्म का रिस्पॉन्ड देते हैं। ठीक है, और उसने उसके साथ डिफरेंट डायग्नोसिस को एसोसिएट किया। उसको फिर इस काम में, इस बात में उसको बहुत हैरानगी महसूस हुई, तो उसने फिर इंक ब्लॉट की मदद से मेंटल डिसऑर्डर्स की वो जो है ना डिफरेंट प्रोफाइल्स बनाना स्टार्ट कर दी। वो अपनी वो गेम की वजह से भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर था। वो जो बचपन में उसका फेवरेट चाइल्डहुड गेम था कि वो इंक ब्लॉट्स की मदद से वो ग्राफिक करता था, ड्राइंग्स वगैरह क्रिएट करता था। और बाद में उसने जब सिगमेंट फ्राइड का ड्रीम सिम्बोलिज्म पढ़ा तो उससे भी वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ, जिसकी वजह से उसने एक सिस्टमेटिक अप्रोच डिवेलप की जिससे उसने रोशा इंक ब्लॉट टेस्ट का, और उसको वो एक असेसमेंट टूल भी कहता था। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ रोशा इंक टेस्ट। कि रोशा इंक टेस्ट हम इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। इसने क्या, रोशा इंक टेस्ट है वो ज़्यादातर साइकोथेरेपी अगर हमने किसी को देनी है या किसी की काउंसलिंग करनी है
तो हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। देखें ना कि हमने किसी को थेरेपी देनी है, किसी की काउंसलिंग करनी है, तो उसके लिए पहले हमें उसकी अनकॉन्शियस डिज़ायर्स जो छुपी हुई हैं, जो उसकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई, दब गई हैं, उनको पहले बाहर निकालना पड़ता है, ठीक है, पास्ट में जो पूरी नहीं हुई, ठीक है। तो उसको जब हम बाहर निकालेंगे फिर ही हम उसको कोई साइकोथेरेपी और काउंसलिंग देंगे ना। प्रैक्टिशनर्स जो थे, यानी कि जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं, वो इससे क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं पेशेंट्स के बारे में। देखिए ना, अब क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन ये होती है कि हम उसकी आउटर बिहेवियर को, उसकी इंटेलिजेंस को चेक कर सकते हैं एमसीक्यूज टाइप लेके, फिल इन द ब्लैंक्स लेके, ठीक है। लेकिन जो उसकी इनर थॉट्स, उसकी पर्सनैलिटी होती है, जो उसकी इमोशनल फंक्शनिंग के इस सिचुएशन में वो कितना स्टेबल फील करता है, सैड फील करता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करता है, उसके थिंकिंग पैटर्न्स क्या है कि वो कैसा सोच रहा है, उन सब चीज़ों को जब हमने देखना होता है ना, तो इसके लिए हमें डिटेल्ड आंसर चाहिए होते हैं। तो जब हमें डिटेल्ड आंसर चाहिए होते हैं तो वो हमारी क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन बहुत प्रिसाइज होती है, क्वालिटेटिव बहुत डिटेल और क्लियर इन्फॉर्मेशन होती है। साइकोलॉजिस्ट जो थे वो यूज़ करते थे रोशा को डिफरेंट मेंटल कंडीशंस को डायग्नोस करने के लिए, फॉर एग्जांपल लाइक शिज़ोफ्रेनिया, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशंस में भी हम ये टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। रोशा का इंग्लो टेस्ट हम देख सकते हैं, किसी का एट्रीब्यूट मेजर कर सकते हैं, जैसे कि इसमें कितनी % क्रिएटिविटी है, ये कितनी अच्छी, आगे हमारे बिजनेस को क्या प्रॉफिट मिलेगा इससे, इसकी इंटेलिजेंस किस लेवल पे है, इसका टेम्परामेंट क्या है। टेम्परामेंट होता है मूड स्विंग्स, मूड उसका इस टाइम मूड कैसा है, ठीक है, वो किस किस टेम्परामेंट से दूसरे पर्सन को अपनी तरफ बात की पर कन्विंस करेगा, कैसे करेगा, ठीक है। और वो इस जॉब के लिए सूटेबल है भी या नहीं है, और उसको ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से एक्सेप्ट करेंगी, ठीक है। इन सब चीज़ों में हम रोशा का इंग्लो टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रोशा इंग्लो टेस्ट। रोशा का जो इंग्लो टेस्ट है, इसको हम एडमिनिस्ट्रेट कैसे करते हैं। उसके इसमें 10 ऑफिशियल इंग्लोट्स होते हैं। हर इंग्लोट को हमने ना वाइट कार्ड के ऊपर सेपरेटली प्रिंट किया होता है। 5 इंग्लोट्स ब्लैक और ग्रे कलर से बने होते हैं, मतलब कि पिक्चर्स ब्लैक और ग्रे कलर से हमने बनाई होती हैं। 2 में हम ब्लैक, ग्रे और रेड तीनों का मिक्सचर यूज़ करते हैं, और 3 ऐसी होती हैं जिनमें हम मल्टी कलर यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें ब्लैक कलर का ब्लॉट यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। ये कार्ड्स की ऊपर जो हमने पिक्चर्स की अरेंजमेंट करनी है ना, कैसे हमने बनानी है, किस किस कलर का इंक्लूड यूज़ करना है, इसमें ये उसने डिस्कस किया है। जब हम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं ना इसकी, तो एग्जामिनर के बिल्कुल सामने हमारा पार्टिसिपेंट बैठेगा, ताकि वो हम उसे देख सकें और वो हमें देख सके, ठीक है। और हम ये भी चीज़ देख सकें कि वो क्या देख रहा है उस चीज़ में, ठीक है। इसमें सर्टेन स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब है कि एग्जामिनर ने उसको कार्ड कैसे प्रेजेंट करने हैं। हमारे पास 10 कार्ड्स हैं ना, तो हमने एक कार्ड एक टाइम में से देना है, और फिर उससे पूछना है कि इसे देख के तुम्हें क्या महसूस हो रहा है, क्या लग रहा है। सेकेंड है रिस्पॉन्ड। हमने उसको फ्री टू इंटरप्रेट, उसको हमने कहना तुम बिल्कुल फ्री हो, तुम जितना मर्जी टाइम ले सकते हो। इस एम्बिगियस इमेज, एम्बिगियस होती है जो अनक्लियर होती है, इस इमेज में से तुम क्या निकाल के हमें बताना चाह रहे हो, जो तुम्हारा रिस्पॉन्स है, जो तुम्हें समझ आ रही है, जितना मर्जी तुम टाइम ले सकते हो, मैंने उसको टाइम लिमिट भी नहीं देनी, ठीक है। यू कैन आल्सो होल्ड द कार्ड। और मैं उसे ये भी नहीं कह सकती कि तुमने कार्ड इसी तरह सीधा ही पकड़ना है, वो चाहे टेढ़ा करके देखे, उल्टा करके देखे, साइड वे देखे या अप साइड करके देखे कार्ड को, ठीक है। ऊपर की तरफ को पकड़े, नीचे तरफ की तरफ को पकड़े, मैंने उसको बाउंड नहीं करना, ठीक है। थर्ड है रिकॉर्ड। मैं एग्जामिनर हूँ, मेरा ये काम है कि वो जो मर्जी के, चाहे वो कोई फजूल बात भी कह रहा है उस कार्ड के बारे में जो मेरी रिसर्च से रेलिवेंट नहीं है, जो मैं उससे पूछना भी नहीं चाह रही, तो मैंने फिर भी उसकी इस बात को अहमियत देनी है, मैंने उसकी हर बात को सुनना है, ठीक है। उसकी हर रिस्पॉन्स को मैंने रिकॉर्ड करना है, हर कार्ड पे उसका जितना भी टाइम वो ले रहा है उसको भी मैंने रिकॉर्ड करना है, और उस कार्ड के बारे में उसके क्या इमोशनल एक्सप्रेशन है जब वो कार्ड उसको देख रहा है, और उस टाइम उसके इमोशन किस तरह के हैं, वो बहुत सैड है या बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है उस कार्ड को देख के, उस सब को भी मैंने रिकॉर्ड करना है। लास्ट में मैंने कंफर्म करना है, जब मैंने उसको सारे इंक्लोड्स के टेस्ट बार बार ही दे दी है ना, उसके बाद मैंने वही इंक्लोड जो कार्ड्स है ना उसको सेकंड टाइम दोबारा देने हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उससे कोई और इन्फॉर्मेशन देखना चाह रही हूँ, बल्कि मैं उसको हेल्प आउट करूँगी कि वो इसमें क्या चीज़ देखना चाह रहा था, ठीक है। अब मैं उसको वो कार्ड पकड़ाऊँगी, और उसने जो रिस्पॉन्स रिकॉर्ड किए होंगे उससे आइडेंटिफाई करके बताऊँगी कि इसमें तुम असल में देखना क्या चाह रहे थे, और ये तुम्हें दिखने में क्या लग रहे थे, ठीक है। टोटल टाइम टेकन इस टेस्ट को एडमिनिस्टर करने में रिक्वायर होता है 1 hour 50 minutes, ठीक है। इस टेस्ट को एडमिनिस्टर करवाने में और स्कोरिंग करने में इतना टाइम रिक्वायर होता है। नेक्स्ट है स्कोरिंग ऑफ द रोशा इंग्लो टेस्ट। इसकी हम स्कोरिंग 3 तरह से कर सकते हैं। एक कंटेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लोकेशन के अकॉर्डिंग और डिटर्मिनेंट्स के अकॉर्डिंग। ये सारी इसके जो कंटेंट हैं, डिटर्मिनेंट्स हैं, और वो ये सब मैनुअल में मौजूद होते हैं, लेकिन हमें इसकी स्पेसिफिक
इंफॉर्मेशन, इसकी डिटेल हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। इंटरप्रेटर्स जो होते हैं रोशा इंक ब्लो टेस्ट के, वो ये देखते हैं कि इंक ब्लोड से उन्होंने रिस्पॉन्स को कैसे एनालाइज करना है। एक्चुअल कंटेंट जो होता है ना, वो पर्सन का रिस्पॉन्स होता है, और उसमें और भी बहुत ज़्यादा फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे होते हैं। सबसे पहला कंटेंट, मैंने ये देखना होता है कि वो किस नेम और किस क्लास के अंदर अपने रिस्पॉन्सेज को बता रहा है मुझे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर वो एक होल ह्यूमन वो कह रहा है कि ये एक होल ह्यूमन की फिगर बनी है, एक पूरे इंसान की तस्वीर बनी है, या फिर वो कहता है कि ये एक इंसान की तो तस्वीर बनी है लेकिन इसमें इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि यहाँ तो उसकी लेग मिसिंग है, कोई बॉडी पार्ट इसका मिसिंग है, जैसे इसका हेड नहीं है। इस तरह वो कोई ह्यूमन डिटेल इस तरह की भी फिक्शनल या मिथोलॉजिकल डिटेल भी दे सकता है। मिसाल के तौर पे वो कह देता है कि एक परी है, या उसके पंख बने हैं, या ये कोई फरिश्ता है उसके पंख बने हैं, या कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन, जो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मिथ्स पे बेस हो, जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती, उसे मिथोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। मिथ्स वो होते हैं कि जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती चीज़। उसके बाद वो एनिमल डिटेल भी दे सकता है कि ये कोई एनिमल की पिक्चर बनी हुई है, जैसे कोई बिल्ली का सर बना हुआ है, या किसी जो क्रैब है उसका पंजा बना हुआ है, ठीक है। और वो सेक्स के अकॉर्डिंग भी दे सकता है, वो कह सकता है कि ये कोई सेक्स ऑर्गन बना है, फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट बनी हुई है किसी इंसान की, या सेक्सुअल नेचर की कोई चीज़ भी बता सकता है वो, ठीक है। और लास्ट है नेचर, हमारी नेचुरल थिंग्स के बारे में भी, सन, प्लैनेट्स, वाटर, रेनबो, कुछ भी वो कह सकता है। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स जो होते हैं ना, वो कॉमन आते हैं, एक जैसे आते हैं, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स बहुत यूनिक आते हैं, ठीक है, जो नोटेबल होते हैं, ठीक है, जिनको हमने नोट करना होता है। वो जो यूनिक रिस्पॉन्सेज होते हैं ना, वो ही हमें बताते हैं कि उसके थॉट पैटर्न में डिस्टर्बेंस कहाँ पर क्रिएट हो रही है। नेक्स्ट, लोकेशन की बेस पर अगर हम देख रहे हैं रोशा इंक्लोड टेस्ट का रिस्पॉन्स, अगर हम किसी पर्सन का, लोकेशन रेफर करती है कि कितना इंक्लोड का जो पार्ट है ना, वो हम यूज़ कर रहे हैं किसी सवाल का जवाब देने के लिए, ठीक है। अगर तो हम डी का मतलब कि एक ब्लॉट का हिस्सा यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ पूरी पिक्चर पे कितने ब्लॉट्स के साथ एक पूरी डायग्राम बनी है, लेकिन मैं उसका एक हिस्सा इस्तेमाल करती हूँ अपनी किस इन्फॉर्मेशन को डिस्क्राइब करने के लिए, या फिर मैं कोई कॉमनली डिस्क्राइब और अनयूजुअल डिटेल यूज़ कर रही हूँ अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, वो डिस्क्राइब्ड भी नहीं है। या फिर मैं वो जो उसके ऊपर ब्लॉट से पिक्चर बनी है उसको नहीं देख रही, सिर्फ जो उसके पीछे वाइट स्पेस जो बैकग्राउंड यूज़ हुआ है ना, उसकी मदद से आपको अपनी बात कन्वे करना चाह रही हूँ, ठीक है। या फिर मैं पूरा इंक ब्लॉट ही यूज़ कर रही हूँ, जितना भी इंक ब्लॉट की मदद से वो जो डायग्राम बनी है ना, वो उसकी मदद से मैं अपने सवाल का जवाब दे रही हूँ। तो ये 4 लोकेशंस होती हैं। उसके बाद है लास्ट है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट एक कॉम्प्लेक्स, जब हम हम देखते हैं ना कि वो जो रिस्पोंडेंट है वो क्या चीज़ देख रहा है, क्यों देख रहा है, तो हम उसके कॉम्प्लेक्स फीचर्स की तरफ जाते हैं। कॉम्प्लेक्स फीचर्स को हम डिटर्मिनेंट कोडिंग की मदद से डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। 6 मेजर कैटेगरीज हैं, 6 ब्रॉड डिटर्मिनेंट्स हैं इंक ब्लॉट के। सबसे पहला कलर की बेस पे, दूसरा है फॉर्म की, उसकी शक्ल कैसी है, स्ट्रक्चर कैसे है, तीसरा कि हमें वो इंक ब्लॉट मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं, चौथा पेयर्स किस तरह से हम बना रहे हैं, ब्लैक ग्रे के बना रहे हैं, रेड ग्रीन के बना के हम कोई अपनी बात बता रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इन कलर्स की मदद से। और लास्ट है शेडिंग, कि किस किस्म की शेडिंग मिक्स करके यूज़ की हुई है उसने। फॉर एग्ज़ाम्पल उस एक हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि कार्ड नंबर जो 8 है ना, कार्ड 8 जो है उसमें एक फ्लावर उसे नज़र आ रहा है, क्योंकि वो रेड कलर के एक ब्लॉट की मदद से उस कार्ड के ऊपर हमने कोई पिक्चर पोर्ट्रे की हुई है और उससे वो फ्लावर नज़र आ रहा है। तो एग्जामिनर ने उसका रिस्पॉन्स कलर डिटर्मिनेंट की बेस पे रिकॉर्ड कर लेना है। और जो कलर डिटर्मिनेंट्स है ना, इनकी आगे से और 26 सब कैटेगरीज हैं, यानी कि 26 और डिटर्मिनेंट कोड्स हो सकते हैं। यानी कि अगर हम 2 कलर्स को मिला के कह रहे हैं ना कि उसको रेड कलर की वजह से वो फ्लावर नज़र आ रहे थे, इस तरह कलर की बेसिस पे भी और भी बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेंट कोड्स हैं जो कि मैनुअल में मौजूद होते हैं। तो आप लोगों को इतनी डिटेल की ज़रूरत नहीं, आप अगर इतनी कंसल्टेशन करनी है, यानी कि जब हम नेचुरलिस्टिक सेटिंग्स में अगर स्कोरिंग करेंगे, दैन हमें उस मैनुअल की और इन 26 कोड्स को भी पढ़ने की ज़रूरत है। आगे है इंटरप्रिटेशन ऑफ द रोशा इंक ब्लॉट टेस्ट। रोशा इंक ब्लॉट टेस्ट को हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसके लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए पर्सनैलिटी डायनामिक्स के बारे में, और एज़ वेल एज़ हमारे पास हमारा बहुत ज़्यादा हाई लेवल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रोशा के टेस्ट के अंदर, ठीक है। पर्सनैलिटी डायनामिक्स बिकॉज कि हर इंसान के अंदर 100 से भी ज़्यादा ट्रेड्स हैं हर इंसान के अंदर, और उसकी हर इंसान की पर्सनैलिटी इतनी कॉम्प्लेक्स है, एक ही दूसरे के साथ नहीं मैच करती। तो हम ये नहीं कह सकते कि रोशा जो एक बंदा अगर ये रिस्पॉन्स दे रहा है तो दूसरा भी यही देगा, ठीक है। हर इंसान का दूसरे इंसान से रिस्पॉन्स जो है वो वेरी करेगा। रोशा की इंटरप्रिटेशन ड्यू टू बेस्ड ऑन बिहेवियर,
कि हम उस दौरान जब वो कोई उससे क्वेश्चन कर रहे हैं या कोई उसे डायग्राम दिखा रहे हैं तो वो क्या बिहेवियर एक्सप्रेस कर रहा है टेस्टिंग के दौरान, ठीक है, उसके पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेज क्या हैं, उसकी स्कोर्स क्या आ रहे हैं, उसके यूनिक और कंसिस्टेंट थीम्स इन द रिस्पॉन्सेज। यूनिक और कंसिस्टेंट थीम्स का ये मतलब होता है फॉर एग्जांपल कि अगर मैं उनसे उससे 10 के 10 कार्ड फिल करवाती हूँ, उसके बाद मैं उसके सारे रिस्पॉन्सेज को आपस एक साथ रख के पढ़ती हूँ, फिर मैं देखती हूँ कि उसके सारे रिस्पॉन्सेज में यानी कि उसकी सारी बातों में केयरलेसनेस शो हो रही है या रिस्पॉन्सिबिलिटी शो हो रही है या ऑनेस्टी काम पर्सनैलिटी शो कर रहा है अगर वो, तो फिर मैं उनका एक थीम बना देती हूँ, ठीक है। अगर वो केयरलेस भी है, इरिस्पॉन्सिबल भी है और एग्रेसिव भी है, तो ये तीनों को मैं एक कैटेगरी में डाल दूँगी कि ये बंदा जो है एक न्यूरोटिक पीपल है, ठीक है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है हर बात पे, किसी से बात करना नहीं पसंद करता, बहुत इरिस्पॉन्सिबल है। तो जो न्यूरोटिसिज्म है ना वो मेरा क्या हो जाएगा, थीम हो जाएगा और उसके अंदर वो सारी मेरी ट्रेड्स आ जाएंगी इस तरह। एंड यूनिक इडियोसेंक्रेटिक परसेप्शन, यूनिक का मतलब है कि कोई ऐसी चीज़ जो सिर्फ एक पर्सन में पाई जाए, और इडियोसिंक्रेटिक का मतलब होता है कि एक इंडिविजुअल को एक टाइम पे उसकी परसेप्शंस को हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्रिटिसिज्म रोशा के इंग्लोर टेस्ट पे क्या है कि ये बहुत कंट्रोवर्शियल टेस्ट है, बहुत ज़्यादा इसकी स्कोरिंग के ऊपर भी क्रिटिसिज्म हुआ और इसके रिजल्ट्स की कोई डायग्नोस्टिक वैल्यू नहीं अब समझी जाती, ठीक है। जितने भी प्रोजेक्टिव टेस्ट है ना उनकी कोई फिक्स रिलायबिलिटी और वैलिडिटी नहीं है, क्योंकि वो एक प्रोजेक्टिव टेस्ट है, उसमें सब्जेक्टिविटी और बाइसनेस आनी आनी है, क्योंकि एक इंसान ही उसको एडमिनिस्टर कर रहा है, दूसरा इंसान ही उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है और एक इंसान ने ही उसकी स्कोरिंग करनी है। तो कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि उसमें कोई सब्जेक्टिविटी या बाइसनेस नहीं आएगी। लैक्स रिलायबिलिटी, रोशा इंग्लोर टेस्ट की रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा लो होती है, बिकॉज रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जितनी मरतबा भी हम जिस पर्सन पे भी वो टेस्ट को एडमिनिस्टर करेंगे और उसकी स्कोरिंग करेंगे ना वो सेम आएगी। लेकिन रोशा का जो इंग्लोर टेस्ट है ये हर पर्सन में जो होता है इसकी डिफरेंट रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है ना, हर पर्सन के ऊपर अगर जब हम इसको एडमिनिस्टर करेंगे तो डिफरेंट कंक्लूजन आएंगी। चाहे मैं दो एग्जामिनर्स को भी इंटरप्रिटेशन के लिए बिठाऊंगी ना, देखिए मिसाल के तौर पर एक मैं टेस्ट टेक करूँ और एक मेरा और कुलीग है, ठीक है, तो पहले मैं उस टेस्ट की इंटरप्रिटेशन और स्कोरिंग करूँगी, बाद में मैं दूसरे से भी करवाऊँगी, हम दोनों की कंक्लूजन्स डिफरेंट आएंगी, हम दोनों एक पर्सन के रिस्पॉन्सेज को पढ़ के अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग आंसर देंगे, तो फिर इस टेस्ट की रिलायबिलिटी कैसे हो सकती है। पुअर वैलिडिटी, इस टेस्ट की रिलायबिलिटी भी बहुत पुअर होती है, क्योंकि रिलायबल चीज़ वो होती है जो एक्यूरेटली अगर हम कह रहे हैं ना कि 2 आंसर है तो वो 2 ही है, 10 में से 8 है तो वो 10 में से 8 ही है, लेकिन इसमें हम कहते हैं 0.5 या 0.03, 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, यानी कि प्रोबेबिलिटी होती है, चांसेस होते हैं कि एरर आएगा हमारे रिस्पॉन्स में या हमारी वो जो इंटरप्रिटेशन है उसमें। तो इसमें हम ज़्यादातर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को डायग्नोस ही नहीं कर सकते, जैसे डिप्रेशन, एनजाइटी, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स वगैरह, ठीक है। रिसर्च ये कहती है कि इसे हम सिर्फ शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स को असेस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसके थॉट पैटर्न्स को देखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। रोशा टेस्ट स्टिल यूज, उसने अब ये क्वेश्चन आता है कि रोशा क्या आज भी हमारी प्रेजेंट कल्चर में भी यूज़ हो रहा है या नहीं। बहुत से रिसर्चर्स जो साइकोलॉजिस्ट हैं ना उन्होंने कहा रोशा जो है वो एक पास्ट में यूज़ होने वाला टेस्ट था, यानी कि ये एक सूडो साइंस है। सूडो साइंस का मतलब ये होता है कि जो चीज़ साइंटिफिक ना हो, ठीक है, 100%, हम उसको साइंस तो कह रहे हैं लेकिन वो साइंटिफिक नहीं है। इसी तरह साइकोलॉजी भी को हम साइंस कहते हैं लेकिन साइकोलॉजी एक साइंटिफिक साइंस नहीं है, क्योंकि इसमें इंसानों के बारे में हम स्टडी करते हैं और हम जितना मर्जी भी ऑब्जेक्टिव होकर यानी कि खुद की फीलिंग्स को या सब्जेक्टिविटी को कंट्रोल करके भी किसी को असेस करें ना, तो हम 100% जो है ना श्योरिटी के साथ नहीं बता सकते कि बंदा इतने परसेंट ही इंटेलिजेंट है या बंदा इतने परसेंट ही सैड है, इतने परसेंट ही हैप्पी है, ठीक है। सूडो साइंस ऑन पार विथ फिनोलॉजी का मतलब होता है कि बम्स ऑन द स्कल टू मेजर मेंटल स्टेट, के कितनी मरतबा हम आप किसी इंसान के हेड पे स्ट्राइक कर रहे हैं और उसकी मदद से उसकी मेंटल ट्रेट्स को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इंक्लूड टेस्ट जो है इसको एक अच्छी टूल नहीं समझा जाता, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, लेकिन सिर्फ ज़्यादातर ख़ास तौर पे शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट पे, क्योंकि जो रोशा का ओरिजिनल इंटेंट भी इस टेस्ट का बनाने का पीछे मकसद भी उसका क्या था, शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को असेस करना, ठीक है। ये टेस्ट स्कूल सेटिंग में, हॉस्पिटल सेटिंग्स में, इवन कि आप कोर्ट रूम्स में भी ये टेस्ट बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल या इस्तेमाल होता है, ठीक है।
Thanks a lot. Any queries you can ask me in the comment section. Jazakallah.